हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय सौम्या। सो आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। पिछले चैप्टर में हमने एंड ऑफ बाईपोलैरिटी की थी। उसमें हमने देखा था कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर थे, उसमें यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद एक और चैप्टर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। करंटली वो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो वो चैप्टर है उसमें यही बताया गया है कि कैसे यूएसए की जो हेजेमनी है, यूएसए की जो डोमिनेंस है, वो कैसे हर तरफ है, एज अ सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर। आप सोचोगे कि ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या है। देखिए, सॉफ्ट पावर बोला जाए तो हम आज भी यूएसए में बने टॉयज़, यूएसए के टॉयज़ से इंस्पायर्ड हमारे यहाँ के मार्केट से, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सॉफ्ट पावर हो गया। और कहीं पे भी बहुत एडवांसमेंट की बात आती है तो हम लोग जैसे फाइटर जेट्स वगैरह की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यूएसए का नाम आता है, तो वो एक हार्ड पावर हो गया। तो यूएसए की पूरी हेजेमनी थी। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली यही डील करेगा कि जो यूएस हेजेमनी है, जैसे कि दो दो पोल्स थे, यूएसएसआर, यूएसए, ठीक है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद यूएसए बचता है। तो यूएसए जो है उसकी हेजेमनी को, यानी उसकी डोमिनेंस को क्या हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी के अल्टरनेटिव पूरा ये चैप्टर घूमेगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, कि यूएसए के अलावा कई और भी पावर्स हैं जो कि यूएसए को चैलेंज कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन जो है मैंने थोड़ा सा कनेक्ट करा के आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यूएसए को चैलेंज करने वाली कौन कौन सी बेसिकली कंट्रीज़ या फिर ग्रुप्स हैं, यूनियन से क्या हैं। तो सबसे पहले है हमारा यूरोपियन यूनियन, ईयू, आसियान, चाइना, जापान, कोरिया। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है, ऐसा माना जाता है कि ये सब मिलके यूएस के पावर को, यूएस के हेजेमनी को ख़त्म कर सकती हैं, यूएस के डोमिनेंस को कम कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था उसको एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में लेके जाएंगी। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि अभी वर्ल्ड क्या है, यूनिपोलर अभी भी है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, अभी यूनिपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है। क्योंकि करंटली हमारे पास बहुत इमर्जिंग सुपर पावर्स कंट्रीज, जैसे चाइना इमर्ज हो रहा है। चाइना ने ये भी क्लेम किया है कि 2040 तक वो यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। चलिए मैं फिर से टॉपिक पे आती हूँ। अब हम शुरू करेंगे। हमारा जो पहला अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है वो है यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप में बना हुआ एक यूनियन, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा और रीजनल पीस और कॉपरेशन को प्रमोट करेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट इन द सेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम करेगा और रीजनल पीस और कॉपरेशन हर जगह फैलाने की कोशिश करेगा। अब ये यूरोपियन यूनियन कैसे बना, क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। यूरोपियन जो थे, यूरोपियन यूनियन बना कैसा। तो यूरोप की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसकी टाइमलाइन है 1939 से लेकर 1945 तक, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब पीरियड रहा है। ख़राब पीरियड इन द सेंस कि इससे यूरोप को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गई थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी थी। सो यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए देखते हैं यूरोपियन यूनियन फॉर्म कैसे हुआ था। तो जो यूरोपियन यूनियन था वो फॉर्म इस तरीके से हुआ था। वो मैं थोड़ा आपको एक फ्लो चार्ट के वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई होप आप सबको समझ आएगा। जो यूरोप की कंडीशन थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, इसकी टाइमलाइन है 1939 से लेकर 1945 तक। जब यूरोप की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो यूएसए ने उसको एक तरीके से फाइनेंशियल एड दिया था यूरोप को, जिसको मार्शल प्लान कहते हैं, जो कि 1945 में हुआ था। जिसके बाद फिर फॉर्मेशन होता है OEECOEEC का, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। जिसके बाद फर्दर जाके 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप फॉर्म होती है। फिर इसी को और डेवलप किया जाता है। उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन फॉर्म होती है 1957 में, और एट द एंड 1992 में यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो जाता है। किस ट्रीटी के तहत, किस ट्रीटी के अंदर ये साइन होता है, वो हो रहती है maastricht ट्रीटी। इसमें यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज़ हैं और इनके पास खुद के इनके फ्लैग हैं।
इनका एक फ्लैग है जिसमें 12 स्टार्स लगे हुए हैं। वो 12 स्टार्स सोलिडेरिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं बोल सकते हैं आप। और इनकी एक कॉमन फॉरेन और ट्रेड पॉलिसी है। साथ ही साथ इनकी एक कॉमन करेंसी है जिसको यूरो कहते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव है एक सुपरा नेशन बनना, मतलब बियॉन्ड नेशन काम करने का, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से भी आगे जाके ये काम करने के ऊपर है। और इसकी जीडीपी है वो सेकेंड लार्जेस्ट है यूएसए के बाद। और जो वर्ल्ड ट्रेड का शेयर है वो टॉप 1 है, मतलब यूएसए भी इसमें पीछे है। पहले यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद यूएसए आता है। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन है। बट फ्लॉज सब में होते हैं, तो इसके भी कुछ फ्लॉज यानी लिमिटेशंस हैं, आप बोल सकते हैं डिमेरिट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हमारे बुक में स्पेसिफिकली कहीं हेडिंग बना के नहीं दिया है, बट मैंने आपको पूरा क्रक्स निकाल के यहाँ पे दे दिया है। इस शॉर्ट वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो आपको आंसर लिखने में भी आसानी होगी। तो लिमिटेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करें तो कॉपरेशन नहीं है अमंग मेंबर नेशन, लैक ऑफ कॉपरेशन अमंग मेंबर नेशन। जो 27 स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन नहीं है। और सब लोग ये जो कॉमन चार्टर बनता है वहाँ पे कि सबको ये फॉलो करता है, उसमें से कुछ कंट्रीज़ मना कर देते हैं, कहते हैं हमें नहीं फॉलो करना है। जो यूएन ने कॉमन चार्टर्स बनाया उसमें भी कुछ ने अग्रीमेंट नहीं दिए हैं अपनी। तो ऐसे करके उसके बीच में, मतलब इन 27 स्टेट्स के बीच में काफ़ी इनकॉपरेशन भी है। फर्दर मूव करने जा रहे हैं, हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यूएसए की पावर को चैलेंज कर सकती है, वो आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये बेसिकली 1967 में फॉर्म हुई थी, जिसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसको आप पीएम सीट के नाम से भी याद रख सकते हो। तो इस 5 फाउंडिंग मेंबर्स को हम देखते हैं। पीएम सीट मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई, एक आप बोल सकते हो एक इतना शॉर्ट है कि आप अगर पीएम सीट याद कर लो तो आप आसानी से कर सकते हो इसको लर्न, आपको नेम भी नहीं भूलेगा। तो चलिए मैं पीएम सीट के थ्रू आपको बताती हूँ 5 फाउंडिंग मेंबर्स। पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, टी से थाईलैंड। तो ये हमारी 5 कंट्रीज़ हैं जो कि फाउंड किया था जिन्होंने आसियान को। बट बाद में जाके 5 और कंट्रीज़ ज्वाइन कर लेती हैं, जिसके नाम है म्यांमार, जिसको बर्मा पहले बोला जाता था, फिर ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर और कंबोडिया। ऐसे करके इसके 10 मेंबर्स हैं अभी करेंटली। 5 हमारे मेन फाउंडिंग मेंबर्स, बाद में जाके 5 और ज्वाइन करते हैं। आपको इन 10 कंट्रीज़ के नाम याद रहने चाहिए, कौन से फाउंडिंग मेंबर्स है कौन से नहीं, आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान का। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्हें इकोनॉमिक कॉपरेशन और ग्रोथ करानी है अपने ग्रुप के एक तरीके से बोल सकते हैं। और इन्हें ये भी इंश्योर करना है कि कल्चरल डेवलपमेंट हो इन 10 कंट्री में, सोशल प्रोग्रेस हो। ये नहीं, इनका ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी ही हम सब ध्यान देंगे, नहीं, कल्चर के ऊपर, सोशल वेलबींग के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ये ध्यान देखें और सबको साथ में लेके ये। और तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है, जैसा कि हमने यूरोपियन यूनियन में भी देखा था, कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी इन द सेंस कि ये जो 10 कंट्रीज जो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स और जो 5 बाद में इस कंट्री ज्वाइन करती हैं आसियान को, इनके बीच में पीस रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। और इन्होंने एक फॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था, वो है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन्होंने ये इंश्योर किया कि इन 10 कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड हो, कोई ट्रेडिंग के ऊपर टैरिफ और कोटाज ना लगे, फ्रीली ट्रेड हम कर सकें। उसके बाद 2003 में ये आसियान वे फॉर्म करते हैं, जिसमें इन्होंने बेसिकली 3 पिलर्स ऑफ आसियान वे से कभी कभार कह दिया जाता है। इसमें आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी और आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है। इसके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम बुक में हल्का सा दिया हुआ है, बस आपको नेम्स याद रहना चाहिए। और इससे इतना डीपली क्वेश्चन पूछता नहीं, 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा तो आप आसियान के बारे में बता के फिर ये आसियान वे के बारे में लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा आसियान के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो डायलॉग मेंबर है आसियान का, और उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया कि इनकी पॉलिसी थी कि इन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करना है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के मेंबर्स के साथ साइंड है। 10 मेंबर्स के साथ साइन नहीं है, बट सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। चलिए हम तीसरे अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर में तीसरा जो हमारा मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो है हमारा पड़ोसी चाइना।
कितना भी हम कुछ कह लें, बट चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, आप सबको पता है। तो चलिए उसको देखते हैं। जो चाइना था वो कभी भी शॉक थेरेपी के लिए नहीं गया था। इसने अपनी इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप खोली थी। जैसा हमने यूएसएसआर में देखा था कि वहाँ पे एकदम सडन शॉक थेरेपी आ गई थी, एकदम शॉकिंग चीज़ें हो गई थी, मतलब सडन ट्रांजिशन आ गया, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। बट चाइना ये इससे एक बहुत अच्छा लेसन लेता है और वो शॉक थेरेपी की तरफ नहीं जाता है। वो अपनी इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप ओपन करता है। कैसे ओपन करता है चलिए देखते हैं। 1949 में रेवोल्यूशन आता है माओ ज़ेडुंग के अंदर। माओ ज़ेडुंग एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करें तो 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो जाता है यूएसए के साथ। बट देखिए, अब हमें लगेगा कि यूएसए के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गया तो जो चाइना की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की, उसे तो गिव अप कर देगा। बट ऐसा नहीं होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो जाता है यूएसए के साथ, बट जो यूएसएसआर के साथ एक आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी जो ये लोग कैरी फॉरवर्ड करते, इसको ये लोग गिव अप नहीं करते। यानी एट द सेम टाइम ये लोग कैपिटलिस्ट भी हैं और सोशलिस्ट भी हैं। फिर उसके बाद 1978 में ओपन डोर पॉलिसी लेके आते हैं हमारे डेंग जियांगपिंग, जो वहाँ के लीडर रहते हैं, वो लेके आते हैं। उसके बाद आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट भूल गई। 1972 के बाद 1973 में फो मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं जाओ एनलाई। उसके बाद 1978 में ओपन डोर पॉलिसी आती है डेंग जियांगपिंग के द्वारा। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन लेके आते हैं लोग। प्राइवेटाइजेशन कहाँ का? एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है 1982 में। जो बड़े बड़े कम्यून लैंड्स बने रहते हैं उनको तोड़ के अब प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और कहीं ना कहीं जब हम प्राइवेटली दे देंगे तो लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अच्छे से उस मिट्टी का ख्याल रखेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं प्राइवेट कर दिया गया था 1998 में, जिसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसे जेड्स भी कहा जाता है, वो फॉर्म होना शुरू होते हैं जगह जगह। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रहते हैं ये एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया रहता है, उसको सरकार अलॉट करती है और वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्रीज़ लगाते हो तो आपको 20-25 साल तक फ्री पावर मतलब बिजली मिलेगी। एंड आपको कोई ऐसा होता है ना कि बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, पानी का बिल नहीं, तो काफ़ी उसमें छूट रेमिटेंसेस दी जाती हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ जेड्स हमने देख लिया। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये सब करके जो चाइना रहता है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल बन जाता है, जिसकी वजह से मतलब जिसका परिणाम ये होता है कि वो अब यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर सकता है। और इतना भी चाइना क्लेम कर चुका है कि 2040 तक वो यूएसए की इकोनॉमी को ओवरकम कर लेगा। ओवरकम इन द सेंस कि उसको ढाक जाएगा और यूएस के वो पीछे छोड़ के वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाएगा। बीच में क्या हुआ था कि ऐसे सोर्सेज हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो चाइना की इकोनॉमी थी वो यूएसए को ओवर पार कर ली थी। बट जो चाइना की इकोनॉमी है वो यूएसए की इकोनॉमी को ओवर पावर कर ली थी। बट यूएसए का इसमें यही कहना था कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो चाइनीज़ मार्केट वो अप डाउन काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, तो हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते। बट कुछ टाइम तक वो चीज़ थी, फिर वापस से यूएसए नंबर 1 पे चला गया। चाइना इसको क्लेम करता है, कुछ लोग इसको छूट देते थे, इसलिए हम इस पर बहुत ही ज़्यादा अपना आर्गूमेंट नहीं करेंगे। बट हमें एज अ नॉलेज, जनरल नॉलेज पता रहना चाहिए। अब ये चैप्टर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो रहना चाहिए ना कि इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा है। तो इंडिया चाइना की रिलेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले कॉपरेशन ही देख लेते हैं। काइंड ऑफ ये कॉपरेशन है और इसे अपनी जो पहली बुक है उसमें भी आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया और चाइना के हिस्टोरिकल लिंक्स हैं। बात पहले कहा जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं। उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था 1954 में। ये पंचशील एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें थी वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें इंडिया और चाइना ने एग्रीमेंट जो साइन किया था उसमें लिखा हुआ था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल कॉपरेशन रहेगा, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस रहेगा, ये लोग एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और ये दोनों कंट्री एक दूसरे के पर्सनल या फिर इंटरनल मैटर में मतलब टांग नहीं अड़ाएंगे। यानी डिड नॉट इन्वॉल्व इन द इंटरनल मैटर ऑफ ईच अदर्स कंट्री एंड नॉन एग्रेशन रहेगा इन सारी कंट्रीज़ के बीच में। बट ऐसा होता नहीं है। जब दलाई लामा को इंडिया शरण दे देता है, पॉलिटिकल असाइलम दे देता है, जिसके बाद चाइना क्लेम करता है कि जो हम इंडिया है हमारा वो इस जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ उसको वायलेट कर दिया। उसके बाद वॉर्स भी होती हैं, ये आपको बुक नंबर 1 में पढ़ने को मिलेगा। बट
ऐसा इंडिया कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो हमारा दिल बहुत बड़ा, हम सबको इस तरह पॉलिटिकल असलम दे देते हैं। बट इसी को लेके फर्दर जाके इंडो चीना वॉर हो जाता है 1962 में, जिसके बाद इंडिया और चाइना के टाइज एकदम टूट जाते हैं। बट फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए जाते हैं 1978 में। फिर उसके बाद 1988 में राजीव गांधी विज़िट करते हैं चाइना, और वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी एग्रीमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, काफ़ी चीज़ें साइन की जाती हैं ताकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअली ट्रेडिंग वगैरह शुरू की जा सके। बट ये मैंने आपको थोड़ा कॉपरेशन और इंट्रोडक्शन दे दिया, बट इश्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो इश्यूज़ इंडिया और चाइना के बीच चल रहे हैं मैं उसको आपको एड्रेस करना चाहूँगी। वो है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन में जो आज तक इशू चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है, और अक्साई चीन जो कश्मीर का एक इलाका है उसको चाइना लेके बैठा है। डोकलाम इशू भी अभी तक चल ही रहा है। स्टिंग ऑफ पर्ल्स एक चाइना की पॉलिसी है जिससे वो इंडिया को पूरा कवर अप कर रहा है थ्रू ओशंस। उसने श्रीलंका में भी एक पोर्ट खरीद लिया है, पाकिस्तान में भी एक पोर्ट खरीद लिया। इस तरह वो लीज पे ले रहा है, 99-98 ईयर्स के लिए लीज पे ले रहा है। इस तरीके से ले रहा है कि जो नीचे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और पैसिफिक ओशन, इन तीनों को एक रिंग ऑफ, एक तरीके से स्टिंग ऑफ पर्ल्स की तरफ घेर रहा है इंडिया को पूरी तरीके से। उसके बाद गालवान इशू भी चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें ये था कि पाकिस्तान से वो रास्ता वगैरह लेके वो पाकिस्तान से रोड बना के ऐसे, मतलब वो रोड बना रहे हैं ताकि वो जो बीच में ओशंस वगैरह उसको ओवरलैप कर सकें और थ्रू रोड्स वो लोग आना जाना कर सके, जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। चाइना की डम्प ट्रेड पॉलिसी है। चाइना पहले क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट सस्ते दाम में किसी कंट्री में बेचना शुरू करता है, जिसके बाद वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सडनली वो अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है उस कंट्री में, जिसकी वजह से वहाँ के ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद अलग अलग बॉर्डर इश्यूज़ चलते ही रहते हैं। तो ये कुछ इशू हैं चाइना के बारे में। अब हमने जो 2 मोस्ट कंट्रीज़ देखने जा रहे हैं, ये आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर जो 1 है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें आपको एक बॉक्स में दिया हुआ है। तो जापान में यही बताया गया है कि वो मेंबर है OECD का, 1964 में बना था, और 2017 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी था पूरे वर्ल्ड का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि ये सिर्फ इकलौता एशियन मेंबर है जो ग्रुप 7 G7 का पार्ट है। कोरिया की बात करें तो कोरिया डिवाइड हुआ था 38 पैरेलल पे, और ये OECD का मेंबर बना था 1996 में। ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और 10th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसके, मतलब अपने मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा करता है उसमें ही 10th नंबर पे आता है। कोरिया की GDP की बात करें तो 1.96% के आसपास है, और जापान की GDP वही 1.66% के आसपास है। सो दैट्स ऑल, यही हमारा पूरा चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, और मैं कोशिश की थी कि 15 से 20 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करिए। आपको कुछ और चाहिए, कुछ इशू आपको लग रहा है, सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।